हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा आज का अगला चैप्टर है पूर्णांक तथा परमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको मैं पहले बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक तथा परमेय संख्या पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्या में योग व गुणन के नियम। ठीक है, योग के हमारे ये 3 नियम होते हैं: संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम। ठीक है, और जो गुणन के नियम है हमारे वो 4 नियम होते हैं: संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम तथा गुणन संक्रिया पर योग तथा वितरण या बंटन नियम। ठीक है, ये हमारे रूल्स होते हैं। तो योग, सबसे पहले हम योग के नियम देखते हैं। ये हमारा योग है, योग के नियम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है, सबसे पहले होता है संबरक नियम। संबरक नियम में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांक, कोई से भी दो पूर्णांक ले लीजिए, धन पूर्णांक, किन्हीं दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो कोई से धन पूर्णांक ले सकते हैं आप। मैंने माना कि ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है, ए और बी कोई दो धन पूर्णांक हैं। ठीक है, अब संबरक नियम होता है, यानी कि कोई दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। तो मैंने ऐसे जोड़ा a प्लस बी बराबर a प्लस बी होगा। ठीक है, अब इनकी जगह कोई मैं डिजिट ले लेता हूँ, जैसे 3 ले लिया और 1 ले लिया, तो 3 और 1 कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, यानी कि कोई से भी धन पूर्णांक लेते हैं आप तो उनका योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ये हमारा होता है संबरक नियम। ठीक है, इसके बाद आता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? कोई दो धन पूर्णांकों के, कोई से भी दो धन पूर्णांक लें और उनके क्रम में परिवर्तन करने पर, यानी क्रम बदलने पर उनके योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्हीं दो धन पूर्णांकों के, किन्हीं दो, यानी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, किन्हीं दो धन पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने पर उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 3 प्लस 1 लिया था मैंने यहाँ पे, और मैं 1 प्लस 3 करता हूँ यहाँ पे, तो होना क्या है, यहाँ भी 4 होना है, यहाँ भी 4 होना है। ठीक है, इसकी जगह आप a प्लस भी ले सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? किन्हीं दो धन पूर्णांकों के क्रम में बदलाव करने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है? माना कोई धन पूर्णांक, कोई 3 धन पूर्णांक मान लिए मैंने, ए, बी और सी। तो सहचर्य नियम में होता है हमारा कि ए और बी, जैसे मैंने 3 धन पूर्णांक ले लिए, ए बी सी, तो ए और बी के योग में सी को जोड़ने पर, ए प्लस बी के योग में सी को, तथा बी प्लस सी, ए प्लस बी के योग में सी को, ठीक है, या फिर ए और बी के योग में सी और बी और सी के योग में ए, ऐसा हम करते हैं तो हमारा जो योगफल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। हमारा जो योगफल होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किन्हीं 3 धन पूर्णांकों में ए और बी के योग में सी तथा या बी और सी के योग में ए जोड़ने पर हमारा योगफल हमारा वही रहता है। ठीक है, ये हमारा सहचर्य नियम। ठीक है, अब योग के हमारे 3 नियम थे। इसके बाद हम आते पूर्णांक संख्या में, आते हमारे गुणन के नियम। तो गुणन के नियम में ही होता है, जैसा कि योग के नियम में था वैसा गुणन के नियम में होता है। इसमें एक नियम बढ़ जाता है गुणन के नियम में, बंटन का नियम। ठीक है, वितरण या बंटन का नियम। तो योग गुणन के नियम में हमारा होता है संबरक नियम। ये फर्स्ट नंबर पर था, सेकंड पे। ठीक है, तो संबरक नियम। संबरक नियम में कहता है किन्हीं दो धन पूर्णांक का गुणनफल, किन्हीं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। जैसे कि मैंने ले लिए कोई दो धन पूर्णांक ले लिए, 3 और 4 ले लिए, इनका मैंने गुणनफल किया।
तो क्या होगा, 4 12, यानी कि ये भी एक धन पूर्णांक होगा। तो किन्हीं दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव किन्हीं दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ये हमारा गुणन का पहला संबरक नियम हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होगा हमारा, किन्हीं दो धन पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करके गुणनफल गुणा करने पर हमारा गुणनफल वही रहता है, यानी कि गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि 3 गुणा 1 कर लो तब भी 3 ही आना है, और 1 गुणा 3 कर लो तब भी 3 ही आना है। तो यानी इसकी डेफिनेशन होती है, हमारी डेफिनेशन कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करके गुणा करने पर गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है, वो हमारा होता है गुणन का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब गुणन का सहचर्य नियम आता है। तो सहचर्य नियम में हमारा गुणन के सहचर्य नियम में हो जाएगा, जैसे कि मैंने कोई 3 धन पूर्णांक ले लिए, धन पूर्णांक लेने पड़ेंगे यहाँ पे सब पे, ये प्लस भी ले लो, 1 2 3 4 ले लो, कोई से भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ A B और C, 3 धन पूर्णांक हो गए मेरे। तो सहचर्य नियम क्या कहता है हमारा कि किन्हीं 3 धन पूर्णांकों में से A और B के गुणनफल में C से, या फिर B और C के गुणनफल में A से गुणा करने पर गुणनफल हमारा वही रहता है। जैसे कि A इंटू B में C से गुणा करने पर तब भी ABC आएगा हमारा, और B गुणा C में गुणनफल गुणा करने पर A से तब भी ABC आएगा। यानी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 धन पूर्णांक लेके जैसे कि A और B साथ ले लिए अपने, तो A और B के गुणनफल में C से गुणा करने पर या B और C के गुणनफल में A से गुणा करने पर हमारा गुणनफल वही रहता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारा होता है सहचर्य नियम। इसके बाद आता है हमारा गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम या बंटन नियम। ठीक है, वितरण या बंटन नियम। तो इनमें हम क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। A प्लस बी, A B C, 3 धन पूर्णांक ले लिए, जैसे A और B प्लस C। तो इसका वितरण कैसे होगा, A यहाँ से जाएगा इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई में, फिर प्लस, फिर ये यहाँ से जाएगा इसके साथ गुणा होगा इसका, तो A इंटू C। ये हमारा वितरण नियम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या में होता है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक और गुणात्मक। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है हमारा, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका योगफल 0 हो। तो ठीक है, एक जैसे कि हो गया मैंने माना एक हो गया 5, तो दूसरा क्या होना चाहिए -5, तभी तो इनका योग 0 होगा। अगर इनका योग करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, एक यानी कि एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, एक प्लस का हो तो एक माइनस का होना चाहिए, यानी पूर्णांकों का ऐसा युग्म हो जिन दोनों का योगफल 0 होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका गुणनफल 1 होना चाहिए, तो वे एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि 1/2 है, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा 2/1, 1 से 1 कट गया, इनका योगफल गुणनफल 1। यानी ऐसे युग्म होने चाहिए पूर्णांकों के जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्याएं। पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या के बाद आती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में क्या क्या होता है हमारा, संवर्ग प्रगुण, ठीक है। अब क्रम विनिमय होता है,
सहचर्य होता है और वितरण प्रयोग होता है। और इसमें होता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। यहाँ लिखता हूं मैं इसको, यहाँ लिख लो योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है। अब संवर्ग प्रयोग प्रगुण क्या होता है? संवर्ग, जैसे कि हमारा संवर्ग नियम था, पूर्णांकों में संवर्ग नियम क्या होता था हमारा, किन्हीं दो पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है, और गुणनफल में और किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। तो ऐसे यहाँ पे आता है हमारा संवर्ग प्रगुण में परमेय संख्याओं में। तो परमेय संख्या में क्या होता है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का, किन्हीं दो परमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक परमेय संख्या होता है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कोई परमेय संख्या ले ली 1/3 और दूसरी ले ली 1/4 या 2/3 ले ली मैंने, तो क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1/1 लिख सकते हैं, यानी ये परमेय संख्या हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तब भी एक परमेय संख्या आई और यहाँ पर भी एक परमेय संख्या है हमारी। तो संवर्ग प्रगुण में हमारा हो गया कि इन दो परमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक परमेय संख्या होता है। ठीक है। इसके बाद होता है क्रम विनिमय प्रगुण या क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं को गुणा करने पर, किन्हीं दो परमेय संख्याओं को गुणा करने पर या जोड़ने पर, क्रम बदल के गुणा करने पर, किन्हीं दो परमेय संख्याओं को क्रम बदल के गुणा करने पर या क्रम बदल के जोड़ने पर हमारी परमेय संख्या ही आती है। तो परमेय संख्या कैसे, जैसे कि कोई भी परमेय संख्या ले लो, परमेय संख्या 1 2 ये भी परमेय संख्या होती है और बट्टे वाली परमेय संख्या होती है। 3 + 1 ले लिया तब भी 4 हुआ, और 1 + 3 ले लिया तब भी 4 हुआ। और बट्टे में लेना चाहो तो बट्टे में भी परमेय संख्या ले सकते हो, क्योंकि इसके बट्टे में भी 1 होता है, तो ये भी हमारी परमेय संख्याओं में ही आती है। ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 3 × 1 का भी 3 होगा और 1 × 3 का भी 3 होगा। यानी कि क्रम विनिमय में क्या होता है हमारा, क्रम विनिमय प्रगुण में होता है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर या गुणा करने पर हमारा वही आता है, मतलब हमारे जो गुणनफल में या योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है। ये हो गया हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद आता है हमारा साहचर्य। साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है हमारा, इसमें गुणन के और योग के दोनों नियम में साथ साथ बताता जा रहा हूं। ठीक है, समझते रहना। साहचर्य नियम में क्या होता है, परमेय संख्याएं गुणन का और योग के साहचर्य नियम का पालन करती है। जो परमेय संख्या होती है गुणन के नियम, योग के और गुणन के नियम के गुणन के साहचर्य नियम का पालन करती है। जैसे कि जो मैंने पहले किया था, जैसे कोई परमेय संख्या 1 2 3 भी होती है और बट्टे वाली भी होती है, तो कोई भी ले सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि बट्टे वाली लेनी है या 1 2 3 ही लेनी है। ठीक है। और जो भी होती है जैसे कि, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ साहचर्य नियम में 2 और 1 और 3। ठीक है। तो अब मैं पहले योग का बताता हूँ आपको। तो योग में 2 + 1 ये दोनों को साथ साथ ले लिया और +3, तब भी क्या आना है हमारा 3 और 2 5 और 1 6 आना है। ठीक है। अब इसको अलग अलग लेते हैं। अब इसको ऐसे लेते हैं 1 + 3 + 2, तब भी हमारा 6 ही आना है। ऐसे मल्टीप्लाई में होता है सेम टू सेम। तो ये हमारा हो गया हमारा परमेय संख्या में सहचर्य नियम, योग व गुणा के दोनों नियम। ठीक है। इसके बाद आता है वितरण नियम। तो वितरण नियम तो हमारा वही होता है जो भी मैंने बताया था। तो परमेय संख्याओं में सेम टू सेम वही लागू होगा। ठीक है।
तो इसके बाद आता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम, परमेय संख्या में योगात्मक प्रतिलोम। तो योग परमेय संख्या, किसी परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। तो वही परमेय संख्या होती है योगात्मक प्रतिलोम में, जैसे कि मैंने ली 1/2, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, वही संख्या होती है, चिन्ह विपरीत होता है। और हमने ऊपर पढ़ा था कि इन दोनों का योग 0 होना चाहिए, तो इन दोनों का योग 0 भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है परमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद क्या आएगा, गुणात्मक। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस परमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। ऐसे कोई भी परमेय संख्या ली मैंने, जैसे कि ली 5/6, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मेरा 6/5। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 6/5। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करना तो 1 आ जाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से 5, 6 से 6 बराबर 1। तो ये हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है नियम, वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से हमें मान ज्ञात करनी है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन है मेरे दोनों। पहला क्वेश्चन है 487 गुणा 1008। दूसरा क्वेश्चन है 998 गुणा 436। ठीक है, चल दो करते हैं क्वेश्चंस को। तो वितरण नियम का पालन करना है हमें, वितरण नियम का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ लिया 1000 + 8 में। तोड़ने को मैं इसको भी तोड़ सकता था 500 - 13, लेकिन ऐसा करने पर 1008 का मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने इसको तोड़ा 1000 + 8 में। ठीक है, तो 487 गुणा 1000, इसका इसके साथ हो गया पहले, फिर प्लस लग गया, फिर इसका इसके साथ 487 गुणा 8। ठीक है, इसमें क्या है 3 जोड़े की 3 जीरो आ जाएंगी और इनका 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस 8 × 7 = 56, 64, 64 और 5 कितने हो गए 69, और 8 × 32 और 6 38। जोड़ लो दोनों को, 6 9 8 10 9 4। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इस पे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 1000 - 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 436। इसमें प्लस कर दे तो हमें 900 + 98 लिखना पड़ता और 900 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर बड़ा हो जाता हमारा, इसलिए मैंने 1000 - 2 में इसको तोड़ लिया। इसका पहले इसके साथ 1000 गुणा 436 - 2 गुणा 436। इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, 436 को आगे चाहिए 1000 को पीछे, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है हमारा गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 436 और 3 जीरो माइनस 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8। और इसमें से घटा दो, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, और 9 में से 8 गए तो 1 बचे, और 5 3 4। ये दोनों हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ठीक है, तो -9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है मुझे, तो मैं यही कर देता हूँ इसमें। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, यहाँ कर लो। ठीक है, -7/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक में क्या होता है, सीधा सीधा उल्टा हो जाता है इसका, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो 9/7, लेकिन ये रहेगा ये माइनस का ही, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया -9/7। इसके बाद एक क्वेश्चन है 2 + 5 + 7 बराबर * +5 + 7 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो 2 + 5 क्वेश्चन है यहाँ पे +7 बराबर खाली स्थान +5 + 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं टाल देता हूँ पहले। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमें, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है ये क्या होता है हमारा, ये कौन सा नियम होता है, सहचर नियम से। दो + 5 + 7 ये था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिसिंग है, 5 + 7 है तो 2 आ जाएगा, 2 + 5 + 7, यानी जो खाली स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा 2, सहचर नियम का पालन करने से। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन है -23 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। -23 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, -23 इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या हो जाएगा इसका, योगात्मक में क्या होता है, ठीक विपरीत हो जाता है, मतलब विपरीत चिन्ह वाला हो जाता है। तो इस यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा +23, इन दोनों का अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये सही है हमारा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परमीय संख्या नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं परमीय संख्याओं में कौन सी परमीय संख्या नहीं है। इसमें ऑप्शन है पहला 29/7, तो 29/7 तो हमारी परमीय संख्या है। दूसरा ऑप्शन है मेरा 0.78। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा के, तो यही परमीय संख्या हो गई। तीसरा आ गया मेरा पाई, और चौथा आ गया मेरा 5/√36। ठीक है, अब ये पाई एक अपरमीय संख्या होती है, सबको पता है, तो ये वाला मेरा सही हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे इसमें ये वाली जिसके अंडर रूट में बट्टे में, यानी बट्टे में अंडर रूट होता है, वो हमारी परमीय संख्या नहीं होती है। लेकिन होता है, लेकिन इसमें क्या है 5/6, इसका पूर्ण वर्ग बनना है ना, तो फिर परमीय संख्या होगी ये हमारी। तो ये भी सॉल्व हो गया मेरा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। तो 4x + 5 एक पूर्णांक धन पूर्णांक दिया गया मुझे, इसके ठीक पूर्व बताना है। ठीक पूर्व का मतलब क्या होता है, ठीक पूर्व यानी एक पहले, ठीक पहले। तो 10 के जैसे 10 है मेरा, 10 से एक पहले क्या होगा 9, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4x + 5। तो ठीक पूर्व में क्या हो जाएगा 4x + 5 - 1, तो 4x + 4, ये हो गया ठीक पूर्व धन पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद है -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्या होती हैं। तो मैंने आपको परमीय संख्याओं की जब डेफिनेशंस बताई थी, उसमें अच्छे से बताया था कि माइनस और किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होती है। तो -1 और 1 के बीच तो 3 का अंतर हो गया, तो इसमें अनंत परमीय संख्या हो जाएगी, हम गिन नहीं सकते, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब लिखा क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है 3 + 2 × 7 का मान होगा। 3 + 2 तो इसका मान होगा। तो इसने सॉल्व नहीं किया, इसने वितरण नियम का पालन, बस वितरण नियम का पालन करवाया इसमें। तो ये हमारा बी ऑप्शन है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, वितरण नियम का पालन करना है इसमें। अब इसके आगे है पूर्ण संख्याओं का योग का तत्समक अवयव होता है। तो पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव क्या होता है हमारा 0। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, और तत्समक अवयव का मतलब होता है कि उस संख्या में, मतलब किसी भी संख्या में उसको जोड़ने पर वही संख्या हमारी आए।
तो क्या होगा, हमारा 0 ही होगा, क्योंकि 0 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होती। जैसे 5 में अगर 1 भी जोड़ेंगे, 0 से बड़ा 1 होता है, 0.1 भी जोड़ेंगे तो 5.1 आ जाएगा, लेकिन 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो क्या हो गया हमारा 0। अब है 9/-(-9/11) का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -9/11 चलते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। -9/11 योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या होना चाहिए हमारा, तो दोनों का योग करें तो 0 आ जाए, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा हमारा 9/11। इसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या हो जाएगी, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है, परमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। तो -24/45 एक परमेय संख्या दी हुई है हमें, -24/45। ठीक है, ये वाली संख्या में दी हुई है। अब हमारे इसके समतुल्य संख्या निकालनी है। तो समतुल्य संख्या में एक तो संख्या ऐसी हो सकती है 48/90, ये भी हमारी होगी, और भी कुछ हो सकती है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखना है इसमें ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए इसमें, और ये भी हमारी हो जाएगी 8 से काट दो, सॉरी 3 से काट दो, 3 24 और 15 45। ये वाला हमारा क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, तो यही हमारी होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो परमेय संख्याओं का योगफल। दो परमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं भैया, योगफल क्या है दो संख्याओं का, -1/3 है। एक संख्या क्या है, -5/18। तो दूसरी संख्या निकालनी है। वैसे जब भी क्वेश्चन आए आपके पास तो सबसे पहले आपको x मान लेनी है। एक दूसरी संख्या मेरी x है, और जोड़ना बताया हो, घटाना बताया हो, गुणनफल बताया हो, भाग देना बताया हो, कोई भी संख्या का दूसरी संख्या निकलवाए या कुछ और निकलवाए तो हमेशा x मानना है। तो माना मैंने दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, तो एक तो संख्या होगी मानी मेरी 5/18 प्लस x। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा 1/3। यही तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो योगफल है वो इतना है, तो मैंने इन दोनों को योग कर दिया, वो इतना कर दिया। ठीक है, अब ये जाएगी तो इधर x रह जाएगी, x की वैल्यू मुझे निकालनी है, -3 प्लस के 5/18 75 कर लेंगे इसका इधर। ठीक है, 18 3 6 18 और -6 प्लस 18 कम 18 5 में से 6 गया तो -1/18। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी -1/18। तो इस चैप्टर के मेरे पास जो मैंने अच्छे क्वेश्चन निकाले थे वो इतने क्वेश्चन थे और इतनी परिभाषाएं थी जो मैंने आपको करा दी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप क्वेश्चन करते हैं और आपको नहीं आता है या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कमेंट करके, जिससे कि मैं आपको फिर से अगली नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को अच्छे से या इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। और कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, BTC में हो जाएगा, 25/25 आपका होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कंजूसी ना करें, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और कोई नहीं पढ़ेगा नहीं देखेगा ज़्यादा लोग तो फिर हमें भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।